अभी अगर देखा जाए तो जैसे कि पिछले कुछ साल पहले सबरीमाला जो मंदिर का एक मुद्दा उपस्थित हुआ था और उस माध्यम से एक अलग मुहिम चलाई गई थी हिंदुत्व के खिलाफ। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के कोई मुहिम या इस तरह के कोई हस्तक्षेप किया जाता है अभी भी या कोशिश की जाती है? देखिए, शबरीमला के खिलाफ भी अभी रिसेंटली हुआ ऐसा नहीं, अलग अलग प्रकार से पहले से चल रहा है। शबरीमला हिंदुओं का एकता, हिंदुओं के एक प्रकार का एक कन्वर्जिंग सेंटर, लाखों के तादाद में आ रहे ऐसा समझकर ये सांप्रदायिक जो ताकतें, खासतौर पर शबरीमला जिस जिला में है वहां ज्यादा ईसाई शक्तियां हैं। ईसाइयों के बीच में कुछ कम्युनल एलिमेंट्स ने शबरीमला जलाया था 1950 में, हम्म, अभी नहीं है। अच्छा। वहां से फिर हिंदुओं ने प्रयास करके इसको फिर से प्रतिष्ठित किया। बाद में 1980s में शबरीमला सही में हिंदुओं का स्थान नहीं है, ईसाइयों का स्थान है, ये साबित करने के लिए सेंट हम्म, थॉमस का क्रॉस, हम्म, इनका जो क्रॉस उन्होंने कहीं से कहीं ना कहीं जगह से उठाया, वहां स्थापना करने के लिए प्रयास किया। लेकिन संघ के नेतृत्व में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह एक संघर्ष समिति हमने स्थापना हम्म, किया और इसके वजह से वो भी बचाया। एंड इसका तीसरा एक प्रयोग किया था, शबरीमला से जुड़े हुए आचार्य लोगों को किसी न किसी प्रकार से केसेस में, सेक्स स्कैंडल्स में फंसाने के लिए भी बहुत बड़ा साजिश हुआ था। यानी अच्छा। बाकी जो लोगों को केवल रिसेंटली हुई है शबरीमला में महिला प्रवेश वाला विषय ही मालूम है, लेकिन इसी ताकत, इसी शक्तियों ने, जिन लोगों ने शबरीमला के कस्टम्स को एक प्रकार से खराब करने के लिए महिला अधिकार की बात कहकर आगे आया, उसी शक्तियों ने अलग अलग प्रकार से आग को लेकर यानी जलाने के लिए कोशिश किया। क्रॉस शबरीमला के उस परिसर में स्थापना करके शबरीमला को नष्ट करने के लिए, शबरीमला से जुड़े हुए शीर्षस्थ आचार्य, पुरोहित, पुजारी लोगों को गलत ढंग से फंसाने के लिए कोशिश करके, एक चौथा प्रयोग अगर आप देखा है तो ये शबरीमला में महिलाओं को भी प्रवेश करना, महिलाओं के प्रवेश के लिए कोई रोक नहीं है वहां, लेकिन एक पर्टिकुलर एज लिमिट के महिला जा सकते। क्यों ऐसा है? हमारे भारत के जो मंदिरों में एक एक मंदिर के मंदिर स्पेसिफिक कस्टम्स होते हैं। शिवजी बिल्कुल। सब दूर एक है, लेकिन काशी के विश्वनाथ मंदिर के जैसा नहीं है केरल के शिव मंदिर का एक अलग मंदिर का पूजा, केदारनाथ के पूजा के जैसा नहीं है अमरनाथ के पूजा, वहां के पूजा द्रव्य नहीं होगा। ये हमारी वैशिष्ट्य है। एक एक मंदिर के लिए अलग अलग प्रथाएं होते हैं। देखिए, शबरीमला के आसपास और तीन अयप्पा मंदिर है। वो तीनों अयप्पा मंदिर में महिला किसी आयु वर्ग के मंदिर जा सकते हैं। आपके महाराष्ट्र के पुणे से कोई व्यक्ति वहां से इधर प्रवेश करने के लिए आए हैं, वो महिला को मैंने उस समय पूछा था, यानी थ्रू मीडिया के माध्यम से मैंने पूछा था, क्या आप पुणे के सभी अयप्पा मंदिर में गए हैं क्या अभी तक? नहीं नहीं, उन्होंने वहां नहीं गए हैं, उनको जाना है जंगल के अंदर अकेले बैठे हुए अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में, कल्पना अलग अलग होते हैं। वहां एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था में छोटे महिला मतलब बच्चे, बालिकाओं को भी जा सकते हैं, 50 के बाद के महिला को भी जा सकते हैं। आपको जहां अयप्पा को दर्शन आवश्यकता है तो पूरे भारत में हजारों अयप्पा मंदिर है, आपके पुणे में भी है। पुणे में कितने अयप्पा मंदिर है? मेरे ख्याल से मैंने गया है 10-11 अयप्पा मंदिर पुणे में, लेकिन वो महिला उधर जा नहीं सकते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, वो वहां आने के लिए कोशिश किया। मेरा कहने का मतलब इन लोगों के मकसद एक ही है, शबरीमला के कारण जो हो रहा है हिंदू एकीकरण, हिंदू नवोत्थान, इसको रोकने के लिए प्रयास किया। लेकिन संघ ठीक तरह से इसका जो साजिश को समझा, संघ को भी फंसाने के लिए कोशिश किया उन्होंने। मैं पूरे दावे के साथ बता रहा हूं, कुछ अपने लोगों को भी उन्होंने फंसाने के लिए, क्या संघ सामाजिक नीति पर विश्वास नहीं रखते हैं क्या? महिलाओं के राइट के ऊपर, आप महिलाओं के राइट के बारे में हमको पूरा विश्वास है जी, लेकिन
प्रत्येक मंदिर में देखिए, एक अय्यप्पा मंदिर, शिवाजी के मंदिर में जाकर अनेक शिवा मंदिर में आपको पूरा प्रदक्षिणा कर नहीं सकते हैं, वो वहां की कस्टम है। वो अगर बताना प्रारंभ, नहीं 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 मेरे को पूरा प्रदक्षिण करना है, नहीं भाई, मंदिर के अंदर आना है तो मंदिर का नियम को पालन करना। मंदिर का अधिकारी आखिरकार कौन है? देवता है, ये हमारा विश्वास है। देवता ने जो व्यवस्था की है हुई, इसके परिवर्तन करना है तो आप बाकी व्यवस्था के आधार पर कर सकते। इस प्रकार का जो कुछ साजिश करके कम्युनिस्ट लोगों के सपोर्ट लेकर, इस्लामिक आतंकवादी माओइस्ट के सपोर्ट लेकर शबरीमला को ध्वस्त करने के लिए प्रयास किया है। मैं पूरा गर्व के साथ बता रहा हूं, केरल के स्वयंसेवक लोग, संघ के लोग, संघ से जुड़े हुए लोगों ने खूब लड़ा और अभी शबरीमला को ध्वस्त करने का अनुमति नहीं दिया। अभी एक हाल ही में एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, तो उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई और ये फिल्म जो है प्रोपोगंडा फैलाती है वगैरह, इस तरह के आरोप हुए। तो इसके बारे में क्या चित्र था वहां पे केरला में? सामान्यतः किसी भी फिल्म के बारे में अलग अलग प्रकार का ओपिनियन हो सकते, ओपिनियन व्यक्त करने के लिए सभी को अधिकार भी है। देखिए, ये केरला स्टोरी फिल्म सच के आधार पर बनाए वो फिल्म है। उसके बारे में, उसके कहानी के निर्माण के समय, इसका जो रिसर्च के, इसमें डायरेक्टली मैं थोड़ा इन्वॉल्व भी है, इसलिए मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, दायित्व के साथ मैं आपको बता रहा हूं। केरल में हजारों की तादाद में हिंदू, केवल हिंदू नहीं है, अमुस्लिम, नॉन मुस्लिम लड़कियों को लेकर जाने का प्रथा बहुत सालों से चल रहा है। इसका जो एक प्रकार से शिकार है ईसाई लड़कियों ने भी। ऐसा एक केस केरला हाईकोर्ट के सामने आए, एक ईसाई लड़की और एक हिंदू लड़की को कुछ मुसलमान युवाओं ने लेकर गए हैं। उनके पालक लोगों ने, पेरेंट्स, केस डाला हेबियस कॉर्पस। केस के जो जजमेंट देने के बीच में जस्टिस केटी शंकरन ने पहला प्रयोग किया है। पुलिस से मिले हुए रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार का लव जिहाद, लव को एक प्रकार से एक मुखौटा बनाते हुए लड़कियों को लेकर जाने का एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। ये तो बताने वाला कोई आरएसएस वाले या सुदीप्तो सन डायरेक्टर ने पहले बार बताया, ऐसा नहीं है। इसको बताने वाले जस्टिस है। उसके बाद एक समय केरला असेंबली में एक क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार का कन्वर्शन हो रहा है ऐसा बता रहे। उस समय मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उम्मन चांडी थे, कांग्रेस के, राहुल गांधी के कांग्रेस के उम्मन चांडी थे। उम्मन चांडी ने उस समय व्यक्त रूप में, स्पष्ट रूप में, वो असेंबली रिकॉर्ड्स में है, उन्होंने बताया बहुत भारी संख्या में ऐसा हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट पुलिस से मिला है। ये दूसरा। तीसरा, अच्युतानंदन मार्क्सिस्ट पार्टी के पोलिट मेंबर थे और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे। एक सप्ताह पूर्व उन्होंने गुजर भी गए, 100 साल आयु थे उस समय। वो चीफ मिनिस्टर जब थे, उन्होंने स्पेसिफिकली, वो वीडियो आप देखे होंगे, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया ये इस्लामिक साजिश, बाहर से पैसा आते हैं इसके लिए और नॉन मुस्लिम लड़कियों को फंसाकर उनको लेकर जाते हैं और उनको मुस्लिम लड़की बना के शादी करते हैं। जो मैं एक और बात बता रहा हूं महेश जी, ये अभी जो केरला स्टोरी में जो जितने बातें हिम्मत के साथ सुदीप्तो सन ने बताने के लिए कोशिश किया, उससे 4 गुना अधिक बातें कॉमरेड अच्युतानंदन ने बताया है। इस फिल्म में बिल्कुल 20 साल के बाद केरला मुस्लिम स्टेट बन जाएगा ऐसा फिल्म में नहीं बताया है, लेकिन अच्युतानंदन चीफ मिनिस्टर, माइंड इट, चीफ मिनिस्टर ने बताया आने वाले 20 साल के अंदर, 2 साल उस समय के अनुसार उन्होंने बताया, 2025 आते आते केरल पूरा मुसलमान बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। एक और बात उन्होंने बताया, भारत के स्वतंत्रता दिन, रिपब्लिक डे, उस समय पैट्रियट्स लोग, देशभक्त लोग इकट्ठा होते हैं, कार्यक्रम करते हैं, उसमें घुसकर उसको दूसरे प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए भी एक जिहादियों ने काम कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतें हैं, ये सब अच्युतानंदन बता सकते।
उम्मन बता सकते, केरल के तीन डीजीपी लोग, एक दो नहीं है, तीन डीजीपी लोगों ने लगातार इस बातों के बारे में बताया। जस्टिस शंकर ने ये बात बताई, ये तो हो रहा है, 4000 से ज्यादा हुआ है ऐसा। इस 4000 से केवल 4 उदाहरण, एंड दे हैव द फिल्म मेकर एंड द बैकग्राउंड जो टीम क्रू ने चैलेंज किया है। कितने भी लोगों ने इसको एक प्रकार से कंट्रोवर्शियल फिल्म ऐसा बताने वाले लोगों को चैलेंज किया। अगर आपके पास एक सबूत है तो, दो नहीं चाहिए, एक सबूत है तो, क्या आप इसमें बताए हुए एक आधा दो बातें ठीक नहीं ऐसा साबित कर सकते हैं तो हम पब्लिकली माफी मांग के किसी भी सजा लेने के लिए तैयार है। ऐसा इतना साफ तौर पर बताया है उन्होंने। ऐसा नहीं बताया देखिए फिल्म फिक्शंस के ऊपर होते हैं, ये फिक्शन है, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। ये सच्चाई स्टोरी के आधार पर है, क्योंकि उनके पास ये 4 लड़कियों के इसमें से 2 लड़कियों का गवाही है उनके पास। 4 लड़कियों की कहानी है। 4 लड़कियों के माता पिता के रिकॉर्डेड स्टोरीज है उनके पास, वीडियोस है। और 2 चीफ मिनिस्टर्स, उम्मन चांडी कांग्रेस, अच्युतानंदन सीपीएम मार्क्सिस्ट पार्टी, इनका जो बातें पब्लिक डोमेन में भी है। केटी शंकरन का जजमेंट है, ये सब रेकॉर्ड किया। चैलेंज करने से अभी का जो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने गलत बात बताया, उनको चैलेंज किया, क्या आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्या आपके गुरु को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं क्या? पिनराई विजयन को मार्क्सिज्म सिखाने वाले वो स्वयं अच्युतानंदन है, उतना सीनियर है अच्युतानंदन। और सुदीप्तो सन और रिसर्चर अंबिका जेके, वो इसका रिसर्च करने वाले और स्क्रिप्ट कंसल्टेंट है, उन्होंने ओपनली चैलेंज किया, इफ यू आर रेडी कम टू एन ओपन स्टेज। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सब बताने वाले लोगों को ये बात सच है ऐसा मालूम है। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट ISIS में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट केरल से हो रहा है, ये भी इन लोगों को मालूम है, लेकिन बताने के लिए हिम्मत नहीं है क्योंकि वोट नष्ट हो जाएगा। सो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सुदीप्तो सन द डायरेक्टर हैज ओपनली अनाउंस्ड देयर आर 100 टाइम्स मोर स्टोरीज विद अस, वी आर गोइंग टू डू इट अगेन। सो डोंट थिंक दैट ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं सोचना। वी आर कमिंग विथ न्यू केरला स्टोरी। ऑलरेडी उन्होंने एक बुक पब्लिश किया, अनटोल्ड केरला स्टोरी करके बुक पब्लिश किया दिल्ली में। दिल्ली के आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता इसका रिलीज किया है, अनटोल्ड केरला स्टोरी। और बियॉन्ड केरला स्टोरी करके दे आर गोइंग टू मेक फिल्म अगेन। दे आर in the process of signing an agreement with major OTT platforms like Amazon or Amazon Prime और जैसे Netflix जैसे लोगों के साथ चर्चा चल रहे हैं। सो कंट्रोवर्सी कहने वाले लोगों को और भी बर्नआउट मोमेंट आने वाला है, आपको समझकर बैठना। जी जी जी, आपने एक अभी उल्लेख किया कि केरला को पूरा मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, तो इसका सामना किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह से ये चैलेंज स्वीकार रहा है? देखिए, हिंदू संगठन सशक्त करने के बिना ये सब रोक नहीं कर सकते हैं। संगठन के साथ एक प्रकार का समाज को एनलाइटनमेंट करने का, प्रचार का जो कार्यक्रम का भी जरूरत है। ये सब एक साइड में हो रहा है, काफी मात्रा में उस प्रकार का प्रचार भी हो रहा है। और पहले जो किस प्रकार के गति में इन लोगों ने काम किया था, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट बदलने के बाद 2014 के बाद अनेक कारणों से ये PFI को बैन किया, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोक लगाया, उनके जो बैंक अकाउंट को किस हद तक फ्रीज कर सकते उसको फ्रीज करने के लिए काम किया। वो भी एक प्रकार से कर रहा है। इसलिए 3 और चौथा पॉलिटिकली भी हिम्मत के साथ इन लोगों को चैलेंज करने के दृष्टि पर पॉलिटिकली भी काम करना चाहिए। एक तो हिंदू संगठन को सशक्त करना, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रचार की भी जरूरत है, तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए हुए
जो स्टेप्स है, बहुत सारे स्टेप्स, आई डोंट वांट टू एलैबोरेट ऑल, इट इज नॉट प्रॉपर आल्सो, यू नो। मैं केवल यस। कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया हुआ जो विषय बता रहा हूं, या नहीं तो इलीगल मनी एंट्री को रोक दिया है इसके वजह से। और 14 पॉलिटिकली भी केरल में स्ट्रेंथन होने की आवश्यकता है। ये चार कोने से काम ठीक तरह से होने, आगे बढ़ने से इसको रोक कर सकते हैं, केरल एक कश्मीर बनने से रोक कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी अगर देखा जाए तो राजकीय परिप्रेक्ष्य से अगर देखें, जिस तरह से राहुल गांधी वहां पे एक सांसद बने हुए थे, तो अभी प्रियंका वड्रा है, तो किस तरह से राज्य के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देख सकते हैं कि भाजपा इतने सालों से वहां पे काम कर रहा है, संघ भी काम कर रहा है, लेकिन क्या कितना रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, या आगे आने वाले समय में कितना रिस्पॉन्स मिलेगा? लगातार कंसिस्टेंटली पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी आने के बाद बीजेपी का काम ठीक तरह से केरल में चल रहा है, लेकिन पहले से ही हम चर्चा करने के बीच में केरल का जो डेमोग्राफिक बैलेंस के बारे में उल्लेख किया था। आप देखिए वो डेमोग्राफिक बैलेंस अभी तक का जो केरल के पॉलिटिकल राजनीति का इतिहास में बीजेपी के खिलाफ था। इस्लामिक आबादी लगभग 27-20, वो लोग बता रहे 29-30 हो गया। ईसाई जो आबादी भी लगभग 17-19% है। अगर क्रिप्टो क्रिश्चियंस को भी जोड़ दिया है तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस का जो टर्म आप सुने होंगे, जिन्होंने मतांतरण किया लेकिन नाम नहीं बदलते हैं। अभी छत्तीसगढ़ का जो नन हिस्ट घटना में आपको मालूम होगा, नाम सब हिंदू नाम है, लेकिन अभी जो वो लोग स्वयं आकर बता रहे हम ईसाई है। मतलब क्या है, नाम क्यों नहीं बदला? क्योंकि SC ST इनको जो रिजर्वेशन वगैरह जो बात करते वो सब मिलना चाहिए, लेकिन उनका जो आचरण सब ईसाई, इनको कहते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियंस। ओके, वो भी केरल में काफी मात्रा में है। ये दोनों अगर जोड़ दिया है तो बताया 50+ % है केरल में अभी सही में। और एक मजहब के रूप में है, एक रिलीजन के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का काम है केरल में। वो भी हिंदुओं के बीच में 20-25% का लोग उनके साथ है, वो मानना पड़ेगा पॉलिटिकली भी। वो रीजन भी मैंने बताया, बहुत भारी संख्या में हिंदुओं के अंदर गलत प्रचार करके उनको फंसाया है। ऐसा करके 25% के आसपास कम्युनिस्ट लोग भी है। आप मोटे अंदाजे पर कैलकुलेट करके दीजिए, 50+25 75% हो गया। बचे हुए हिंदुओं के 25% के बीच में कांग्रेस का भी काम है। बीजेपी को अगर पॉलिटिकली इंटर करना है तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी कितने बचे हैं, काम करने के एरिया कितने हैं, उसमें से आपको कैसा 30% वोट मिलेगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए महेश जी, अभी पिछले इलेक्शन में लगातार कंसिस्टेंटली काम करते करते बीजेपी को 20% वोट मिला है केरल के अंदर। उसी समय एक पार्लियामेंट मेंबर भी जीत लिया है, एक MLA भी नहीं है। उसी स्थिति में एक पार्लियामेंट मेंबर जीत लिया है तो इसका असर तो जरूर आने वाले इलेक्शन में आ जाएगा। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल मैन, आई एम ए संघ प्रचारक, फिर भी एक राजनीति के विद्यार्थी इस रूप में मैं आकलन करके आपको बता रहा हूं। आपको अगर आज लगता है सीट के मुताबिक वीक ऐसा लगता है तो भी सही में केरल के अंदर 20% वोट मिला है तो 140 सीट को आप 20% वोट के एक प्रकार से आप कैलकुलेट करके देखिए केरल में कितने MLA को जिताने का वोट बीजेपी के पास आ चुके हैं इतने सालों से। केरल के बीजेपी कार्यकर्ता और संघ हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के ये एक प्रकार का रिजाइलेंस के साथ, एक प्रकार से दृढ़ चित्त के साथ, हार कितने भी आते हुए भी अभी तक जीता नहीं है तो भी लगातार काम करना और संघर्ष झेलना, स्वयं मृत्यु को वरण करना, इस प्रकार काम करने वाले कार्यकर्ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला जीत उन्होंने समर्पण किया। 2014 का जो स्पीच जीतने के बाद का जो जीत आप स्पीच देखा ही तो मालूम होगा। आई एम डेडिकेटिंग दिस, मैं इसको डेडिकेट कर रहा हूं केरल जैसे प्रांतों में विपरीत परिस्थिति में
स्वयं बलिदानी बनकर काम करने वाले स्वयंसेवक लोग हैं ऐसा। इसलिए एक प्रकार से सदानंदन मास्टर जी को एक अच्छा एजुकेशनिस्ट, 31 ईयर्स से टीचर, एजुकेशन कन्वर्शन, एजुकेशन सोशल एक्टिविटीज में काम करने वाला इस व्यक्ति के रूप में केवल नहीं है, उसके साथ साथ संघर्ष करने वाले केरल के स्वयंसेवकों को भी एक प्रकार से मानते हुए ये एमपी पद मिला है। ये सब देखा है तो आपको मालूम होता है केरल के पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथनिंग डे बाय डे एंड बहुत सारा परिवर्तन केरल में आ रहा है। ये भी शांतता आपको दिखेगा ऊपरी तल में, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज। ईसाई लोगों के मन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि इस्लामिक अटैक्स मैंने जो बताया, लव जिहाद के शिकार तो हिंदुओं के जैसा ईसाई लड़कियों भी है, क्रिश्चियंस भी। इसलिए क्रिश्चियंस लोग अभी, बीजेपी हमारे लिए सबसे ज्यादा सहायता करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक विचार मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ 50%, 60% लोगों के मन में आया, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। कम से कम 10% आगे आए तो भी आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और हिंदुओं के जो कास्ट अगर देखा है तो सबसे बड़ा कास्ट ईड़वा कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी। जो नाम मैंने उल्लेख किया था, श्रीनारायण गुरुदेव, एसएनडीपी शुरू किया ऐसा। महाराष्ट्र में भी जगह जगह पर जहां ईड़वा कम्युनिटी है वहां एसएनडीपी यूनिट्स है, मुंबई में भी। वो ऐसे एसएनडीपी लोगों के अंदर भी अभी तक वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिस्ट के साथ था, वहां भी परिवर्तन आ रहा है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल एक स्ट्रैंगल होल्ड है केरल के अंदर, एक आगे बढ़ने से रोकने वाला बहुत सारे एटमोस्फियर है। इसको सब तोड़ते हुए बीजेपी का बहुत बड़ा एक प्रकार का सबल परिणाम आने वाले इलेक्शन में हो जाएगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। एक एक दो सवाल ही मेरे बच्चे हैं अभी। एक जिस तरह से आपने केरला के बारे में बताया, तो साउथ में जो भी कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इसके बारे में कुछ आप थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए कि वहां पे किस तरह से बदलाव हो रहे हैं और क्या आगे आने वाले समय में आप देखते हैं। देखिए, तमिलनाडु में संघ का काम 1939 में शुरू हुआ। केरल में काम शुरू होने के लगभग 3 साल पहले वहां तो काम शुरू हुआ था। दादाराव परमार्थ, आप नाम शायद सुने होंगे, संघ के पहले प्रचारकों में एक है। उन्होंने संघ का काम तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर शुरू किया था। शुरुआत से लेकर एक बहुत ज्यादा विरोध द्राविड़ कड़गम जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके नेतृत्व में वहां उनको सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी इसके खिलाफ काम करते हुए तमिलनाडु में भी आजकल बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट संघ के काम में आ रहा है। सत्ता द्राविड़ मुन्नेट्र कड़गम डीएमके के पास है, फिर भी वहां के हिंदुओं के अंदर आजकल एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन था रिसेंटली हुई मुरुका संगमम। मुरुका मतलब कुमारा सुब्रमण्य, उनका जो एक बड़ा कार्यक्रम अभी भी हुआ था। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हुआ अभी गंगईकोंडा चोलापुरम करके जगह पर, चोल राजा राजराज चोला राजेंद्र चोला का जो फेलिसिटेट करने के लिए 1000 years ऑफ चोला गंगईकोंडा चोलापुरम का जो कार्यक्रम करने के लिए आए, ये सब बहुत बड़ा परिवर्तन का एक प्रकार का इंडिकेट कर रहे हैं वहां। और एक बात भी सच्ची है, पक्का है, डीएमके के जो नेता लोग सनातन के खिलाफ बताते हैं तो भी नीचे स्तर पर आम सदस्य डीएमके के अंदर भी वो सही में हिंदू विश्वास रखने वाले लोग हैं। पॉलिटिकली कितने समय तक इनको एक गुमराह कर सकते हैं नेता लोगों को, मुझे नहीं लगता है लंबे कालावधि में हो सकते हैं। वहां भी बहुत बड़ा पॉलिटिकली भी परिवर्तन आ रहे। इसके पहले ही संघ शाखाओं का भी संख्या में बहुत ज्यादा बढ़त तमिलनाडु हो रहा है। सो 1939 के बाद
अच्छा हो रहा है, बहुत बड़ा वहां के टर्निंग पॉइंट्स अगर देखा है तो मीनाक्षीपुरम का जो मतांतरण का जो घटना हुई 1979-80 में, पूरे भारत में विराट हिंदू सम्मेलन करके प्रतिशोध जगह जगह पर प्रांत प्रांत स्टेट्स में करने का एक प्रेरणा तमिलनाडु से मिला। उसके भी पहले विवेकानंद स्मारक बनाने में भी तमिलनाडु के संघ स्वयंसेवक, केरल के स्वयंसेवक दोनों मिलकर जो काम किया, अभी भी हिंदुओं के एक गर्व के पंचम मठ इस रूप में शंकराचार्य ने 4 मठ का स्थापन किया है, तो संघ विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर कन्याकुमारी एक प्रकार से पंचम मठ का स्थापना किया है। वो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बन गया। वो तमिलनाडु का छोटा हिस्ट्री में बताया था। और कर्नाटक में अगर देखा है तो इस पूरे दक्षिण भारत के इस दक्षिण हिस्से में सबसे पहले पहला जो काम अगर देखा है तो ऑफिशियली 1935 में तमिलनाडु में जो काम किए हुए शुरू किए हुए दादरा परमार्थ डॉक्टर साहब के समय पर 1935 में बेलगाम के पास एक चिकोडी करके एक गांव है, चिकोडी, वहां उन्होंने काम किया। उतना मात्र नहीं है, एक महत्वपूर्ण बात दूसरा भी है। 1937 में मेरे ख्याल से जनवरी में होगा, पूजनीय संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार वहां उस शाखा चिकोडी शाखा संदर्शन भी किया था, और वहां से उन्होंने दूसरा भी एक शाखा सदालगा, इसका नाम सदालगा ऐसा करके गांव में 2 जगह पर डॉक्टर जी का आगमन भी हुआ। कर्नाटक के स्वयंसेवक अभी भी डॉक्टर जी जहां आए, जिस संघ चालक के घर पे रुके, ये सब संरक्षित स्मारक इस रूप में रखा भी है। कर्नाटक में बाद में 1938 जाते आते बाकी जगह पर भी शाखा शुरू हुआ। 1940 में मंगलुरु एक संघ के सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मंगलुरु में शाखा शुरू किया। और जाते जाते पहला प्रचारक श्रेणी पहला जो दादाराव परमार्थ के बाद नागपुर से आए यादवराव जोशी 1941 में, केरल में दत्तोपंत ठेंगड़ी 1942 में आया, 35 में दादराव परमार्थ कर्नाटक में आया, 1941 में यादवराव जोशी जी पूरे कर्नाटक के संघ का जो शक्ति के पीछे का मुख्य प्रेरणा केंद्र, प्रेरणा स्रोत यादवराव जोशी जी है। बाद में सरकारी बने संघ का यादवराव जोशी जी है। और फर्स्ट बैच ऑफ प्रचारक अगर 3 लोगों को मान लिया है तो माननीय शेषाद्री जी, और दूसरा सूर्य नारायण राव जी, और तीसरा एक चंबकनाथ। पहले वाले दोनों प्रचारक रहकर ही उनकी मृत्यु हुई। चंबकनाथ जी किसी पारिवारिक मामले के कारण बीच में वापस आना पड़ा। माननीय शेषाद्री जी संघ के सरकारी भी रहे, माननीय सूर्य नारायण राव जी संघ के अखिल भारतीय सेवा प्रमुख भी रहे। ऐसे 3 लोग पहला प्रचारक श्रेणी में आए। और कर्नाटक एक प्रकार से पूरे भारत के दक्षिण हिस्सा, अगर आप कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल ऐसा देख लिया है तो संघ के इन्फ्लुएंस अगर देखा है तो ज्यादा प्रभाव कर्नाटक में है। बहुत सारी संस्थाएं बहुत पहले से ही संघ स्वयंसेवकों ने प्रेरणा लेकर शुरू किया है। जनसेवा विद्या केंद्र, विद्यालयों के क्षेत्र में अगर ऑफिशियली विद्या भारती प्रारंभ करने के पहले ही बड़े पैमाने पर विद्यालयों का प्रारंभ कर्नाटक के स्वयंसेवकों ने किया है। वो जाते जाते अभी आजकल आप अगर देखा है तो पूरे भारत में गर्व के साथ संघ के किसी स्वयंसेवक को दिखा सकते, परम करके मोस्ट मॉडर्न एक रिसर्च सेंटर जैसा केंद्र वहां शुरू किया है। मोस्ट मॉडर्न परम शब्द आप सुने होंगे। और उस प्रकार कर्नाटक है। आंध्रा हैदराबाद का जो देखा है तो हैदराबाद यानी तेलंगाना के केंद्र में अधिकतर तेलंगाना के एरिया निजाम के हाथ में था। स्वतंत्रता मिलने वक्त तक सीधा संघ काम ऑफिशियली शुरू नहीं कर सकते थे उस टाइम पर। लेकिन फिर भी आंध्रा के साइड में कुछ वीवर्स यानी कपड़ा बनाने वाले लोग
वो शायद भारत के उत्तर में कहीं जाकर इनके बिजनेस के कारण जाकर संघ के परिचय होकर वहां आकर 1934 में उन्होंने एक इनफॉर्मली शाखा शुरू किया था। बाद में प्रचारक लोग जैसे कर्नाटक में आए, जैसे तमिलनाडु में, केरल में आए, उस प्रकार आंध्रा साइड में, विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में शाखा शुरू किया था। वहां सबसे ज्यादा स्वयंसेवकों के ऊपर, संघ विचारी लोगों के ऊपर लाल आतंक का भी हमला हुआ। हैदराबाद के एरिया पर मुसलमानों के आतंक था, लेकिन आंध्रा के बाकी जगह पर नक्सलाइट्स का आक्रमण हुआ। बहुत सारे स्वयंसेवक संघ के अधिकारी लोगों का भी हत्या इन लोगों ने किया है, लेकिन तड़के इसको मुकाबला संघ स्वयंसेवकों ने किया है। इसके वजह से अभी तेलंगाना एरिया में भी, आंध्रा एरिया में भी बहुत अच्छी तरह संघ का जो बढ़ोतरी हो रहा है शाखाओं की संख्या में। एक आखिरी सवाल है कि केरला के बारे में अगर पूछना चाहता हूँ मैं, तो एक जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पे ख्रिस्ती समाज जो है या क्रिश्चियन जो है उनमें भी बदलाव आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं राजकीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भाजपा की तरफ कुछ लोग होंगे, लेकिन वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह से मुस्लिमों भी एक इस तरह से एक तबका है कि जो एक्स मुस्लिम कहे जाते हैं, जो कि बड़ी संख्या में वहाँ पे धर्म छोड़ के एक तरह से उसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि शायद यहाँ पे बदलाव हो जाए, राजकीय बदलाव हो या विचारधारा के बारे में बदलाव हो। उसके बारे में क्या आप जानकारी दे सकते हैं? देखिए, वो इस्लामिक इश्यू में आने के पहले मैं क्रिश्चियनों के बीच में जो हुए परिवर्तन का जो एक और उदाहरण बताकर उसमें प्रवेश करूंगा। देखिए, अगर संघ के बारे में एक फर्स्ट पॉपुलर बुक अगर देखा है तो आज से 75 साल पहले, 75 इयर्स बिफोर, 1951 में एक ईसाई पादरी ने संघ के बारे में पॉजिटिवली संघ के काम के बारे में लिखा है। उस समय संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक भी उस प्रकार का नहीं था। 1951 में फादर एंथनी एलंजीमेटम करके एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन कैथोलिक प्रीस्ट, वो केरल का है, उन्होंने पुस्तक लिखा फिलोसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज के लिए आरएसएस का जो काम, मतलब संघ का काम हिंदू स्वराज के लिए है। गांधीयन थे वो, इसलिए वो उस टर्म्स का उपयोग किया। और फिलोसफी ऑफ संघ एंड एक्शन ऑफ संघ कितना मेल खाते हैं, पूरे प्रशंसा करते हुए पुस्तक है। रिसेंटली वो पुस्तक का जो विमोचन मान्य सरकारीवाजी के करकमलों में अभी फिर से रीप्रिंट करके हमने निकाला है। नहीं, ईसाइयों के बीच में तब से लेकर वो कुछ लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में नहीं है तो भी, दो देवर प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस और इवन पादरीज उस संघ के पक्ष में आए थे। एक मुसलमानों के बारे में अगर देखा है तो मुसलमानों के अंदर भी सनातन धर्म, भारतीयत्व, हिंदुत्व और आगे चलकर संघ के पक्ष में रहने वाले बहुत सारे लोग अभी भी हैं। आपको मालूम है, कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे समद, अब्दुल समद करके, अभी भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। और लेकिन बीजेपी के साथ, संघ के साथ आने में इनको भी कोई दिक्कत नहीं था। बहुत सारे नाम है, बताना तो आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन आपने जो एक विशेष प्रकार के तब की बातें में बताया, वो एक एक्स मुस्लिम है। हाँ, इस्लामिक आतंक के खिलाफ, कुरान की गलतियों के खिलाफ, मुल्ला मौलवियों के गलत व्यवहार के बारे में इतना स्ट्रांगली जो बात करते हैं, हमको लगेगा इससे भी ज्यादा शत्रु कोई नहीं होगा। वो सही भी है। उन्होंने ओपनली भी एक्स मुस्लिम ग्रुप्स, बहुत सारे लोगों को मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। सबसे ज्यादा वोकल ये काम करने वाले डॉक्टर आरिफ हुसैन करके लोगों के साथ मेरा व्यक्तिगत अच्छा परिचय भी है। ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो आपको एकदम ऐसा बता नहीं सकते हैं एक्स मुस्लिम्स पूरा संघ के पक्ष में है, ऐसा सभी लोग ऐसा अभी नहीं है। और मजहब सब, यानी सभी धर्म, मतलब रिलीजियंस, इस्लाम सबसे आतंक फैलाने वाले मजहब है,
ऐसा कहते हैं। इसके वजह से हिंदुओं के बारे में उन्होंने केरल के अंदर कम से कम एक सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं, लेकिन एकदम संघ के पक्ष में आए ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इनका जो प्रचार का जो असर आने वाले पीढ़ी के अंदर, मुसलमान पीढ़ियों के अंदर, पढ़े लिखे मुसलमान पीढ़ियों के अंदर बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है। इस्लाम के अंदर जो परिवर्तन लाना चाहिए, ये मांग एक्स मुस्लिम के अलावा भी कुछ मुस्लिम फॉलोअर्स के वजह से भी आने के लिए एक प्रकार के रास्ता बनाया है एक्स मुस्लिम लोगों के प्रचार। ये एक प्रकार का एक वेलकम साइन है केरल के अंदर। उन लोगों के साथ हमारे संपर्क है, लेकिन एकदम संघ के पक्ष में वो लोग आए ऐसा बता नहीं सकते। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार जी। आपने जिस तरह से पूरा विस्तृत ये वर्णन किया, केरला का भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार किस तरह से हुआ है और बाकी भी दक्षिण भारत में किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है, इस पर आपने जो प्रकाश डाला इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। नमस्कार। धन्यवाद महेश जी, इस प्रकार का एक मौका मेरे को मिला देने से। आमचा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आमचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.